नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ ही इस बात से करते हैं कि देखें, ये जो 29% पाकिस्तान पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगे हैं अमेरिका की तरफ से, अब पाकिस्तान के जो ज़हीन लोग हैं उन्हें सर जोड़कर बैठना है और ये सोचना है कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ हैं, जिसके माने ये हैं कि पाकिस्तान को फिलफोर ये कोशिश करनी चाहिए कि ये एडिशनल टैरिफ जो कि हमें अनकम्पेटिटिव कर देंगे नॉर्थ अमेरिका और बिलखुसूस यूएस की मार्केट में, हमें किसी तरह उन टैरिफ्स को कम करवाना चाहिए या सिरे से ही वो 0% हो जाए। ये कैसे मुमकिन होगा? नाजरीन देखें, और किसी मुल्क में होता तो लोग मेरा माथा चूम लेते, क्योंकि मैंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया। ज़्यादा तवज्जो मैंने दी पढ़ाई की तरफ, और बाकी जितने बच्चे मेरी क्लास में होते थे, कोई चीटर था तो कोई पूरा दिन लड़कियों को अपने फ़ोन नंबर देता रहता था, किसी का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था, कोई मेरी कापियों में झांक झांक के पास होता था। लेकिन वो आजकल अल्लाह का करम है, पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर गए हैं, अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, कामयाब हैं। तो आपको उम्मीद है कि एलईडी के दौर के अंदर, क्योंकि आप ट्यूबलाइट हैं, पक 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 आप लोगों को थोड़ी देर से समझ में आता है, तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं हूँ पढ़ा लिखा आदमी और आप लोग क्या हो? आप लोग मुझसे थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हो। बाकी अक्लमंद को इशारा काफ़ी समझता आप गए होगे नहीं। खैर एनीवे, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं बताऊँगा पते की बात, वो आपको समझ में आएगी कल, बिल्कुल जैसे आपको लतीफ़ा जो है वो 2 दिन के बाद समझ में आता है। आप फिलफोर, मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम बिजनेस कम्युनिटी से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तमाम लोग जो तिजारत के शोबे से वाबस्ता हैं, कि आप इस चीज़ को आगे लेकर जाएं कि हमें यूएसए से आने वाली तमाम इंपोर्ट्स को टैक्स फ्री और टैरिफ फ्री कर देना चाहिए। 0% टैरिफ होना चाहिए अमेरिका की तमाम मसनूआत पर, तमाम प्रोडक्ट्स पर जो पाकिस्तान आ रही, ताकि रेसिप्रोकल टैक्स जो है वो हम पर से ख़त्म हो जाए और हम उनकी मार्केट में कंपेटिटिव हो जाए। मुझे पता है कि चूंकि आपका ज़्यादा वक्त किसी और कामों में सर्फ हुआ है पढ़ाई वढ़ाई के अलावा, तो आप लोगों को यह बात देर में समझ में आएगी। और जितना मुहिब वतन में हूँ, क्योंकि मैं इस मुल्क और इस वतन से मोहब्बत करता हूँ और मैंने यहीं रहने का इरादा किया है, मेरी नीयत साफ़ है, इसलिए मेरी बात आपको थोड़ी देर से समझ में आएगी। लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर इस एक्शन को देखते हुए वो रेसिप्रोकेट करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये फतह कहलाएगी कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को भी इस चीज़ पर कन्विंस कर लिया कि वो टैरिफ्स को कम कर ले या 0% कर ले। इसके नतीजे में आपको अमेरिका से, IMF से भी मराद मिल सकती हैं, अमेरिका से भी मराद मिलेंगी, और सारी दुनिया के अंदर अमेरिका के जहाँ जहाँ ज़ेर असर ममालिक होंगे वो सब आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि उनके ज़ेर असर होंगे। तो आप, इसका मतलब है कि जो नई ट्रेड की जो एक स्ट्रेटजी उन्होंने इस्टेब्लिश की है, उसकी कामयाबी की तरफ आपने अपना एक किरदार अदा किया। देखो, समझने की कोशिश करो, इसे कहते हैं टैक्टफुलनेस। ये जहानत से आती है और सबसे ज़्यादा ये मुल्क के लिए जज्बे और मोहब्बत से आती है। ये चीज़ें आपको देर से समझ में आएंगी। प्लीज़, मैं इसमें बुरा नहीं मानता, आप लोगों को चीज़ देर से समझ में आएगी। सर देखें, मैं मुल्क पाकिस्तान में रहता हूँ, ये वो कौम है जो फ़ोन पर 25 पनियाँ प्लास्टिक की चढ़ाती है लेकिन सर पे हेलमेट नहीं पहनती, क्योंकि इनके लिए इनके दिमाग की अहमियत उतनी नहीं है जितनी इन टके टके के फ़ोनों की। नहीं समझ में आई ना? या आ गई? दोनों सूरतों के अंदर आपकी अकल को दाद ही दूंगा। नहीं समझ में आ रही आप लोगों को? फ़ोन पे 25 प्लास्टिक की पनियाँ चढ़ाते हो, सर पे हेलमेट नहीं पहनते, कहते हो फ़ोन की हिफाजत कर रहे हैं, इसकी रीसेल बढ़ेगी, और हेलमेट नहीं पहनते। मैंने बड़ी गहरी बात की है, दोबारा दोहराइए। थोड़ा सख्त होता है ना, तो अंदर पहुंचने में बात थोड़ी देर लगती है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब अकमल चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशी तज्जियाकार हैं, हालात वाक़यात मामलात पर बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में अकमल चौधरी साहब।
जी, बहुत शुक्रिया और आपको ईद मुबारक अली भाई। खैर मुबारक, खैर मुबारक। माज़रत, मैंने तमहीद में थोड़ी सख्त और जज्बाती बातें कर दी। वजह यह है कि हमारे यहाँ बातें दोहरानी पड़ती हैं ना, हमारे लोगों को देर से समझ में आती हैं, तो इसलिए मैंने दोहरा दी। लेकिन मैं आपके सामने ये मामला रखना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे। मैंने सुबह इसको पूरा स्टडी किया। उन्होंने कहा ये रेसिप्रोकल टैरिफ हैं, जिसके माने ये है कि उनका ये करना गलत नहीं है। वो कहते हैं आप हमारी इंपोर्ट पर 58% टैरिफ लगाते हो, हम आपकी एक्सपोर्ट पर 29% ड्यूटी लगा देंगे पाकिस्तान के मामले में। तो सर आप उन पर ज्यादा क्यों टैरिफ लगा रहे हो? आप भी टैरिफ कम करो ना, बराबर। उसने बात बिल्कुल सही की है, उसकी बात में दम है डोनाल्ड ट्रंप की, मैं बोलता हूं उसकी बात में दम है। क्या कहते हैं आप? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह कर दूँ, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो कैलकुलेशन है वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रही है। जी जी। और वो इस तरह कैलकुलेट की गई है जैसे कोई एक मुल्क है, उसको अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो फ़र्ज़ करें $4 बिलियन हैं और वहाँ से इंपोर्ट्स जो हैं वो $10 बिलियन हैं। तो वहाँ का ट्रेड डेफ़िसिट जो है वो $6 बिलियन का हो गया, ठीक है ना? उस $6 बिलियन को उसने टोटल इंपोर्ट से डिवाइड किया, तो ये बन गया 60%। तो 60% को उसने 2 से डिवाइड कर दिया देन, तो वो हो गया जी 30%। तो उस कंट्री को 30% जो है वो अब जो रेसिप्रोकल टैरिफ की सूरत मद आपने में जो आसान है वो अल्फाज में समझाया, अदा आसान करने अल्फाज में। जी पड़ेंगे। जी ठीक हो गया? जी जी। तो ये इस तरीके से जो है ना ये इसकी कैलकुलेशन है। तो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं आप समझे वो जो ट्रेड डेफिसिट है पाकिस्तान को वो तकरीबन जो अमेरिका को है, पाकिस्तान की ज़ाहिर है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है अमेरिका को और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो है ये आयत किया है। इसी तरीके से सबसे जो ज़्यादा जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिका की वो चाइना से हैं। तो चाइना भी जो है वो इसकी पाबंदी में आया और तकरीबन उनका सर 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 एक सवाल, मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मंडी मैंने सुना है कि यूएसए, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपोनेंट टेक्सटाइल है। तो इस हिसाब से उनसे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत कम है। अगर आज उन्हें ज़ीरो रेटेड कर भी देते हैं, उनकी तमाम इंपोर्ट्स के ऊपर 0% टैरिफ लगा देते हैं, तो भी हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा से हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि इन्होंने बड़े आसान अल्फाज के अंदर, हमारे फाजिल मेहमान ने बताया कि इस तरह से उन्होंने टैरिफ्स कैलकुलेट किए, लेकिन मैं फिर यही बात करूँगा कि ये लार्जली सिंबॉलिक होगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को जो चीज़ें भेजता है उनकी लागत बहुत कम है। पाकिस्तान जो अमेरिका को चीज़ें भेजता है उनकी लागत बहुत ज़्यादा है, और उनका जो अमाउंट है या उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स और बिलखुसूस हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर कहीं ज़्यादा है। तो यह हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। मैं फिर यही दरख्वास्त करूंगा कि जो टैरिफ्स हम चार्ज कर रहे हैं इस वक्त उनकी प्रोडक्ट्स पे, उनको बिल्कुल मिनिमम पे ले आना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में बनने वाली जो मसनूआत हैं उनका मयार बहुत अच्छा होता है। मैं आपको गारंटी बात बता रहा हूं, उनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। उनकी खाने पीने की अशिया का भी मयार बहुत अच्छा होता है। अगर वो रॉ में लिया जाए उन्हें, क्योंकि प्रोसेस्ड में लेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हलाल और हराम का मामला है, और वो तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत रखता है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन अगर वो प्रोसेस्ड नहीं है, अनप्रोसेस्ड है, और मीट्स नहीं है, ऑयल्स नहीं है, या ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि जानवरों से डेराइव्ड हों, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को आप अपने मुल्क के अंदर कोशिश करें कि कम से कम टैरिफ पे मंगवाएं। आपको इतना फ़ायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिकी प्रोडक्ट की जो म्यार होता है ना, वो आम देसी प्रोडक्ट्स जो है ना हमारी, उसके म्यार से कहीं ज़्यादा होता है। बेहतरीन म्यार की चीज़ें होती हैं। मैं काफ़ी अरसे से इस मुतालिक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो तिजारती ताल्लुक़ है, इसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाए, इसको इस हद तक मजबूत किया जाए, इसमें इतनी मजबूती लाई जाए, इसको इतना पायदार बनाया जाए कि ये रिलेशनशिप जो है ये पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के लिए बहुत फ्रूटफुल हो। पाकिस्तान अमेरिका की मार्केट के लिए इतनी ज़्यादा अशिया तैयार कर सकता है, इतनी ज़्यादा मसनूआत बना सकता है, और मार्केट एक्सेस हासिल करने के लिए के बाद इतने फ़ायदे खुद को भी दे सकता है और उनको भी दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
और उनकी चीज़ें जो है उनका म्यार इतना बेहतरीन है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अमेरिका की कंपनियों के लिए रिटेल सेक्टर में। अकमल चौधरी साहब को मैं दोबारा से वेलकम करता हूँ शो में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अकमल चौधरी साहब, मैं आपके सामने एक प्रपोज़ल रखता हूँ। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, बाकी जितने तज्जियाकार हैं उनसे मैं आपको बहुत बेहतर जानता और मानता हूँ। बात यह कि उनके लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। ये आइडियल टाइम है कि पाकिस्तान पहला कदम लेकर एडवांटेज ले ले। इससे पहले कि और ममालिक 0% टैरिफ करें, हम आगे बढ़ के 0% टैरिफ कर दें और उनकी इन्वेस्टमेंट को भी इनवाइट करें पाकिस्तान के अंदर, उनकी अशिया और मसनूआत को भी इनवाइट करें पाकिस्तान के अंदर। उनको, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रिटेल का शोबा है जिसमें यूएसए इतना इन्वेस्ट कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, आईटी का शोबा इतना इन्वेस्ट कर सकता है वो, मैं कहता हूँ टेक्सटाइल के शोबे में भी इतना इन्वेस्ट कर सकता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जी अकमल चौधरी साहब। जी अकमल चौधरी साहब। जी देखिए, मैं आपसे ये बताऊं, ये जो अमेरिका की आप बात कर रहे हैं ना, बेसिकली ये जो उसका टैरिफ का जो उन्होंने अप्लाई किया है, उसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो ये लॉजिक है कि वो चाह रहे हैं कि ट्रेड बैलेंस होना चाहिए जी। यानी उनका जो है ना, वो कहना ये है कि डॉलर अगेंस्ट डॉलर, अगर आप हमसे डॉलर ले रहे हो तो हमें डॉलर दो। ये जो है ना उनका फिनोमेना है, जो इस वक्त जो ट्रम्प की ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की पॉलिसी आई है उसका। और ट्रम्प का जो है ना, वो बुनियादी जो इस वक्त टास्क है वो ये है कि किसी भी तरीके से अपने जो ट्रेड बैलेंस है उसको कम किया जाए, क्योंकि अमेरिका का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1000 अरब रुपए के लगभग है 2024 के जो अच्छा, आपके सामने एक फिगर सिनारियो रखता हूं, मैं आपके सामने एक सिनारियो रखता हूं। अमरीकी मसनूआत व अशिया जिनमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, अगर आप अमेरिका के किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएं तो आप ये देखेंगे कि उन मसनूआत और अशिया की कीमतें तकरीबन उन मसनूआत और अशिया की कीमतों के बराबर हैं जो कि पाकिस्तान की सुपरमार्केटों में अवेलेबल है, लेकिन उनका मयार पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन अशिया के मयार से कुछ 10 या 20 गुना ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो साबुन हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो। मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि हमें अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, वहां की मसनूआत और अशिया को पाकिस्तान में आने देना चाहिए। उनका म्यार हमारे अशिया के म्यार से बेहतर है और उनका दाम भी हमारी चीज़ों के दाम के तकरीबन बराबर ही होगा अगर वो यहां पर आएंगी तो। ये कह रहा हूं मैं सिर्फ। देखिए, उसके लिए जो है ना हमारे पास डॉलर भी तो होने चाहिए ना, हमारे पास डॉलर का है। ये तो जब भी हो सकता है कि अमेरिका से अगर हम कुछ चीजें मंगवाएं तो कुछ चीजें हम मंगवाएं, कुछ उनको दें। इस वक्त अमेरिका ही तो एक मुल्क है जिससे हमारा जो ट्रेड अकाउंट है वो सरप्लस में है, वरना तो हम सबसे चीजें मंगवा ही रहे हैं ना। अब आप कहेंगे कि जी अमेरिका से भी हम चीजें मंगवाना शुरू कर दें तो फिर हम जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना वो हम खुद क्या करेंगे। तो ऐसा टेक्निकली जो है ना वो पॉसिबल नहीं है कि जो है ना वो हर एक मुल्क, असल में हमें हर एक मुल्क नहीं, आपके बिजनेसमैन तो पाकिस्तान के कहते हैं कि हमारा सेब न्यूजीलैंड से आता है, हमारा केला चाइना से आता है, हमारे अंगूर जो है वो पता नहीं कहां से आते हैं, हमारी दालें साउथ अमेरिका से आती हैं। मैं नहीं कह रहा, आपके बिजनेसमैन कहते हैं। ये हमारी जो है ना, ये इसकी हिमायत तो कोई भी नहीं करता ना। ठीक है, हम हमारी नायली है, हमारी मजबूरी है, जो कुछ भी है, मतलब इसको कोई अप्रिशिएट तो नहीं करता। और हमारा पकाने का तेल मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। सर मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं। जब हमारी सारी चीजें बाकी ममालिक से आ रही हैं तो इनसे भी आ सकती हैं, भाई क्या बुराई है? मेरा तो ये कहना है। असल में इनसे आ सकती हैं तो बस ठीक है, आ जाएंगी, ये अमेरिका से भी आ जाएंगी, तो हम उसको पेमेंट कहाँ से करेंगे? जब सारी की सारी हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो हमने पेमेंट तो डॉलर में करनी है ना, रुपए में थोड़ी करनी है। तो वो डॉलर जो है ना वो हमारे पास कहाँ से आएंगे? बेसिकली जो है ना, देखें, ये जो इस वक्त जो उन्होंने पॉलिसी जो बनाई है ना ट्रंप ने, उसके नतीजे में एक नई ट्रेड वॉर शुरू होने जा रही है तमाम मुल्कों के दौरान। अभी भी मैंने जिन ममालिक के भी लोगों के बयानात पढ़े हैं, फ्रांस का इसके ऊपर बयान आया, चाइना का इसके ऊपर बयान आया, यूरोपीय यूनियन का बयान आया, उन्होंने सबने ये कहा है कि हम भी जो है ना वो जवाबी टैरिफ आयद करेंगे। और उसके नतीजे में होगा क्या? एक तरफ अमेरिका की इंपोर्ट्स तो इसके नतीजे में दूसरे मुल्कों से कम होंगी, लेकिन अमेरिका की एक्सपोर्ट्स पे भी तो फर्क पड़ेगा। भाई देखिए ना, ऑटो सेक्टर, मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, भेज तो नहीं रहा। ऑटो सेक्टर पाकिस्तान का, उसकी मिसाल आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान एक मुनफरिद मुल्क है जहां पे $15,000 की कीमत के आसपास आपको एक छोटी
छोटी 660 या 800 सीसी की गाड़ी मिलती है, 0 मीटर। आप अगर जापान इंपोर्ट लें तो उसकी कीमत शायद इससे थोड़ी सी ज्यादा हो। मासूमियत के साथ एक बादामियाना, मेरा मतलब मासूमाना सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि अगर यही गाड़ी आप अमेरिका से मंगवा लें तो शायद आपको ज़्यादा सस्ती मिल जाए। माजरत के साथ जो मेरी कैलकुलेशन है, अगर ज़ीरो टैरिफ लगा देंगे तो बहुत सस्ती मिलेगी। मैं तो ऐसी हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, डॉलर वहाँ भी तो दे रहे हैं, इनको दे दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर रहते हुए जो है ना वो इंपोर्ट्स में कोई अल्टरेशन की जा सकती है तो वो की जा सकती है, वो आपकी बात सही है। गाड़ियां हो गई हैं, चाइना की गाड़ियां सर, चाइना की एसयूवी पाकिस्तान के अंदर सवा करोड़ की मिल रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ और जापानी गाड़ियां, चाइनीज गाड़ियों की तो बात करो, जापानी गाड़ियां आपको पता होगा लोग 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की लेके एसयूवीज घूम रहे हैं और चनों की तरह कराची में घूम रही हैं। मेरा मुझसे अगर जाती तौर पे पूछा जाए ना तो जो लग्जरी आइटम्स जो भी हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स है, चाहे वो इवन चाय है, चाय को भी मैं लग्जरी कहता हूँ, ठीक है ना, चाहे वो गाड़ियां हैं या वो इवन खुर्दनी तेल है, बस इसके ऊपर जो है ना हुकूमत को 10 गुना ज्यादा टैरिफ जो है ना वो लगा देना चाहिए, ताकि जो है इनकी इंपोर्ट्स कम से कम हो और हमारे लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हो। जब हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा होगा तो यहाँ के मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा, मुकामी लोगों को जो है ना वो एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, गुर्बत में कमी होगी और जीडीपी हमारा बढ़ेगा। अगर हम इंपोर्ट करते रहेंगे ना तो ये इसकी मिसाल मैं आपको बिल्कुल ऐसे दूं कि जैसे आप यहाँ बैठे हुए और आपका एक भाई जो है ना वो बाहर मुल्क से जो है वो डॉलर भेजे जा रहे हैं और आप उसको खाए उड़ाए जा रहे हो। तो अगर आप ये बनना चाह रहे हो तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल तो ऐसे बन जाएगा। आप ये क्यों कह रहे हैं ये मिसाल है? ये मिसाल थोड़ी, इतने अरसे से हम लोग ऐसे ही तो चल रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं ना, तो अगर नहीं तो हम रेमिटेंस पे चल रहे हैं, ये तो पूरा मुल्क जानता है। आप बताएं आज एक्सपोर्ट से ज्यादा है रेमिटेंसेस के नहीं, मुझे बताएं, या बराबर होंगी या ज्यादा होंगी, आई डोंट नो। नहीं, ज्यादा है हमारी रेमिटेंसेस ज्यादा है। इस मरतबा तो $35 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगी, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो शायद 30-32 नहीं। तो आपके बिजनेसमैन तो सारी मरात लेके बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों को, तो मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ, वो फिर भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके बिजनेसमैन जो है बड़े बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, हर जगह जाके बोल रहे हैं हम मजबूर हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी महंगाई है, फिर भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं इतने। देखिए ये हमारा एक अलमिया है, ये हमारा जो है ना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हमारे लिए नहीं है कि हमारा एक तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग वहां पे जा रहे हैं, वहां से यहाँ पे भेज रहे हैं, तो अब जाहिर है जो अच्छे नहीं, लेकिन प्रॉब्लम एग्जिस्ट हमारे बिजनेसमैन में करती है ना अकमल चौधरी साहब। बोले आप ये खुल के कि क्यों ये लोग नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। इंडिया में भी मसले मसाइल हैं, वो तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वाले क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इंडिया में करप्शन नहीं है? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नाजायज मुनाफाखोरी, कार्टेलाइजेशन, ठीक है ना, ब्लैक मार्केटिंग, ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। सर इंडिया में करप्शन भी है, उसमें इंडिया में करप्शन भी है, उसमें बिजनेसमैन भी हैं, उसमें मिडल मैन भी हैं, उसमें व्यापारी भी हैं, उसमें रिटेलर भी हैं, उसमें होलसेलर भी हैं। हमारे यहाँ पे तो ये मिडल मैन ने जो है ना वो सारे बिजनेस का बेड़ा गर्क किया हुआ है, वो हमेशा वही फायदे में रहता है, ठीक है ना। जो कॉस्ट उठाता है तो अल्टीमेटली ये एंड यूजर उठाता है। या फिर सर मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दें। इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं आई, बहुत देर में आई, फिर भी उन्होंने एक्सपोर्ट करके दिखाया। इंडिया के अंदर भी इसी तरह के मसले मसाइल, करप्शन के, नेपोटिज्म के, फेवरेटिज्म के, फिर भी इंडिया ने आईटी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की, आईटी एक्सपोर्ट करके दिखाए। आईटी एक्सपोर्ट उस दौर में करके दिखाए जब उनके पास टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क भी नहीं था। पाकिस्तान की मोबाइल टेलीफोनी इंडिया से बेहतर थी अर्ली 2000 में मुशर्रफ के दौर में, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके बताई। पाकिस्तान के अंदर अगर प्रोरेटा देखा जाए उस हिसाब से हमारी टेक्सटाइल के हिसाब से कॉटन प्रोडक्शन भी ज़्यादा है इंडिया से, प्रोरेटा बेसिस पे देखा जाए तो, फिर भी उन्होंने हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करके दिखाई। सर आप बोले ना प्रॉब्लम हमारे बिजनेसमैन में है, हमारे गवर्नमेंट का कसूर थोड़ी, हमारे बिजनेसमैन नहीं कर पा रहे काम। आप माने ये बात? यार आप जो है ना अलीफ भाई, आप पता नहीं क्या मुंह से बिजनेसमैन, मैं कह रहा हूँ बिजनेसमैन अगर गलत हैं या वो बीच में गलत चीजें कर रहे हैं तो हुकूमत कौन सा सही कर रही है? हुकूमत की पॉलिसीज भी तो उसी तरीके की है ना। या तो आप बोलेंगे ये हुकूमत बिल्कुल परफेक्ट चल रही है और बिजनेसमैन जो ना, मैं तो कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन कोई एक मुंह नहीं है ना, बिजनेसमैन में फिर मल्टीपल लोग आ जाते हैं उसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बीच में व्यापारी आ जाते हैं, ट्रेडर, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, ये सारे के सारे। और यहाँ पे आपको पता है
ग्लोबलाइजेशन चल रही है, मोनोपोली बनाने के लिए मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स एक साथ हो जाते हैं। चीनी माफिया आपके सामने है, उसके बाद गंदुम माफिया आपके सामने है। जो चीज़ हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, उसका एक माफिया बना हुआ है, उसका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, और उस सिस्टम के थ्रू करप्शन जो है ना वो अपने उरूज पे पहुंचती है, और उसके ऊपर हाथ डालने की किसी में हिम्मत भी नहीं है। चंद एक लोग हैं जो कमा रहे हैं ब्लैक मनी से, ब्लैक टैक्सेशन के पैसे से, और जो है ना वो उसकी कॉस्ट सारी की सारी आवाम पे कर रही है। आवाम कौड़ी कौड़ी की मोहताज हुई है, और ये एक मखसूस तबका जिसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, जिसमें जिसमें दीगर लेकिन लोग भी सर, शामिल हैं, मतलब रूट तमाम कॉज प्रॉब्लम शोबे से देखें, वाबस्ता रूट लोग कॉज शामिल हैं। रूट कॉज प्रॉब्लम देखें, रूट कॉज तक हमें पहुंचना पड़ेगा। देखें, रूट कॉज में इस वजह से आपसे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि देखें मुश्किलात हर मुल्क पर आई। आज आपके सामने मिसाल मौजूद है, जापान जर्मनी दूसरी जंग अजीम के बाद तबाह हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। उन्होंने खुद को रिवाइव भी किया। आज जर्मनी जो है वो एक पावर हाउस बन गया था इकोनॉमी का। अभी जाहिर बात है उनकी मईशत ज़ेर ताब है, इसमें कोई शक नहीं है। जापान को देख लीजिए, दूसरी जंग अजीम के बाद मुकम्मल तौर पे उनकी इंडस्ट्री बिजनेस सब कुछ तबाह हो चुका था। उसको किसने खड़ा किया? उनकी हुकूमत ने तो नहीं, उनके बिजनेसमैनों ने खड़ा किया, उनकी आवाम ने खड़ा किया। जर्मनी को किसने खड़ा किया? उनके बिजनेस एक्यूमेन ने खड़ा किया, उनके ऑटो सेक्टर ने खड़ा किया, उनकी मशीनिंग सेक्टर ने खड़ा किया, उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर ने खड़ा किया। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना सर, के ना माने, हम डिनाई कर दें उसे। देखिए, इसमें इसमें जो है ना वो पब्लिक को ऑन बोर्ड होना होगा, लेकिन साथ में जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं इन सब लोगों को ऑन बोर्ड हो कि अगर हमारी प्रायोरिटी जो है ना पाकिस्तान फर्स्ट बन जाए, चाहे वो अवाम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, या दीगर जो मकातिब फिक्र के लोग हैं, अगर ये सारे के सारे लोग एक वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर हो जाए, तो उसके बाद हमें तरक्की करने से तो ज़ाहिर है कोई नहीं रोक सकता है। हमारे पास तो मल्टीपल इतने अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी रिसोर्सेज पड़े पड़े ज़ाया हो रही हैं, जिनको जो है ना हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में तो वो बहुत आसान है उनको यूटिलाइज करना। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही तो है, और उसकी बुनियादी वजह आप देखें तो पॉलिटिकल जो सर क्योंकि अनसर्टेनिटी देखिए है मैंने इसको वो स्टडी किया प्रिवेल है, कर रही है। आप भी मैंने देखा है, यू आर ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आप मईशत को बड़ी गहराई से देखते हैं। देखो सर, मैंने काफ़ी इसको डिटेल में स्टडी किया है। देखिए, कुदरती जो एक ग्रोथ होती है ना उसको इंसान रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, पॉलिसीज भी नहीं रोक सकती, सिस्टम्स भी नहीं रोक सकते। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं रही। वी हैव टू फैथम दिस फैक्ट। इसमें गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स का कोई कसूर ही नहीं है, यहां प्रॉब्लम कहीं और है, हमें देखना पड़ेगा उधर। देखें, ये इसको गौर से समझें अकमल चौधरी साहब। एक इकोनॉमी जिसके बारे में हमारा कंटिन्यूस क्लेम है कि वहां पर कोई रिसोर्स प्रॉब्लम या इशू नहीं है, कोई ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम या टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, उसकी एक्सपोर्ट का ना बढ़ना एक गैर फितरी अमल है। यह हमें समझना पड़ेगा कि गलत बोल रहा हूं या सही कह रहा हूं। नहीं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि वहाँ पे जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, और वो मुल्क भी जो है ना वो अपनी अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहा, और पिछले तकरीबन 3-4 साल से तकरीबन वही हमारा एक स्टेटिक फिगर चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपोर्ट्स में हमारे इजाफा नहीं हो रहा, तो उसकी उसमें जाहिर है हमारी जो है ना वो एज ए होल कोताहियां मौजूद है, और उसमें हमारा जो बिजनेस सेक्टर है वो अपना सारे का सारा जो मलबा है वो हुकूमत पे डालता है। पॉलिसी आप देखें ना, हमारे यहाँ जो बिजली के नर्ख हैं वो खिते में सबसे ज्यादा दे रहे हैं। अब पावर सेक्टर के ऊपर हुकूमत रिफॉर्म्स कर रही है, आज भी जो है ना वो शायद ऐलान हुआ है बिजली में कमी का। तो अब जब तक हम आईएमएफ के पास हैं, जाहिर है उनकी पॉलिसीज भी हमें अडॉप्ट करना पड़ेंगी। तो मल्टीपल हमारे पास जो है ना वो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें बिजनेस कम्युनिटी देखें, हमेशा जब भी कोई भी इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले कहता है कि जी मुझे आप बताएं कि आपके यहाँ पे गोइंग कंसर्न जो है वो कितना डाउटफुल तो नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं अपनी इंडस्ट्री लगाऊंगा या अपनी मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगा, ये तो नहीं होगा कि अगले साल जो है ना आपकी पॉलिसी चेंज हो जाए और आपकी जो तरजीहात हैं वो बदल जाएं, और आप कहें कि नहीं जी पहले जो है ना हम फोकस कर रहे थे टेक्सटाइल के ऊपर, अब हम फोकस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या ऑटोमोबाइल के ऊपर, और आप जो है वो पता चला टेक्सटाइल के ऊपर टैक्सेस लगा दें, ठीक है ना। तो फिर जो है ना वो सूरत में क्या करेगा इन्वेस्टर? तो ऐसी सूरत हाल में तभी इन्वेस्टमेंट आती है जब जो है ना वो हुकूमत की तरफ से एश्योरिटी हो कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला नहीं होगा, इंसाफ के हवाले से कोई मसला नहीं होगा, या आपको जो है वो जो हमारी जो माशी पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म में जो है ना वो असर ये बड़ा करेंगी, और अहम लॉन्ग नुकता आपकी तरफ से आ गया। आपका उसके बहुत बाद शुक्रगुजार हूँ, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, आज जो हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, और बात यही है कि सनत और तिजारत के शोबे के अंदर पाकिस्तान को तेज़ी से तरक्की करने की ज़रूरत है, और उसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो ज़रूरत है वो ये है कि
टैलेंट को आगे लाया जाए। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक विज़न थी कि इंडस्ट्री को, ट्रेड को बढ़ाया जाए। उनके द्वार के अंदर उन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन उनकी समझ फ़र्क थी। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। ताम ये है कि अभी भी वक्त आ चुका है कि एक फ्रेश न्यू थिंकिंग के साथ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को इनकरेज किया जाए। नौजवानों को, ज़हीन लोगों को और अक्लमंद लोगों को यहाँ पर लाया जाए, क्योंकि सिर्फ सरमायादार लोग अगर आगे आते रहेंगे तो वो अपने बच्चों को आगे करेंगे, अपनी सोच और अपनी फ़िक्र को आगे करेंगे। उससे इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस में फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत दफ़ा सरमायाकार लोगों के भी बच्चे अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और बिजनेसेस को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन कभी कभी फ्रेश न्यू टैलेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि जब इस बिज़नेस के एरिना के अंदर आते हैं तो वो और ट्रेड के डोमेन के अंदर आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं। इसके लिए उनके फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे अपने मुल्क के अंदर, जो कि इन नौजवानों को, जो कि हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गार घूम रहे हैं, इनके आइडियाज़ को प्रोवाइड करें विद फाइनेंस। ये मेरी बातों को आप लोग हंसी में ना उड़ाइएगा। वक्त बड़ी जल्दी गुजर जाता है, बंदा सोचता रह जाता है। मैं भी देखता था कभी कभार कि यार ये अचानक क्या हुआ। कल हम बच्चे थे, अब अपने बालों को हाथ लगाते हैं कभी कभार, जहाँ लोहे की कंघियाँ टेढ़ी होती थी वहाँ पे बालों का नामो निशान है। ये वक्त बड़ी जल्दी जल्दी गुजरता है। नाजरीन, आप खुद समझें, जहन पर जोर दीजिए। हमारे मुल्क को फ्रेश न्यू टैलेंट की ज़रूरत है। इस फ्रेश टैलेंट को ऊपर लेकर आएँ। सिर्फ महदूद पैमाने पर अगर लोगों की सोच और फिक्र को ऊपर लाएंगे तो फिर क्या होगा कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स की दुनिया के अंदर पीछे रह जाएगा। एक्सपोर्ट्स क्या, इकोनॉमी हो, बिजनेस हो, आईटी हो, कोई भी शोबा हो, बुरा ना मानिएगा। मैं देखता हूँ लोगों के पास टैलेंट और आइडियाज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सेस टू फाइनेंस नहीं। हमारा मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम इतने बेहतरीन पाइल ऑफ टैलेंट के ऊपर बैठे हों और हम दुनिया के आगे इस तरह मजबूर हालत के अंदर IMF के साथ नेगोशिएशन करें। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते मेरा किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। आई डोंट केयर कौन पॉलिटिशियन आता है। मेरे नज़दीक पॉलिटिशियंस डिलीवर ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, हमारे मुल्क के अंदर जो लोग डिलीवर कर सकते हैं वो इंटेलिजेंट लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप देखें वो तमाम इदारे इस मुल्क के अंदर भी जो टैलेंट को इनकरेज करते हैं, मेरिट को आगे लाते हैं, आप देखें वो कितने कामयाब जाते हैं। मेरा इशारा समझ गए ना आप? देखिए, मुल्क के अंदर अभी भी हकीकी हुकूमत कौन कायम करता है? वो इदारा कायम करता है जहाँ पर टैलेंट फ़रोग पाता है, मेरिट फ़रोग पाता है। लोग मेरिट और टैलेंट की बुनियाद पर ऊपर आते हैं, इसीलिए उनका इदारा मजबूत है। आप सब लोग उन्हें देखते हैं और इक़्तिदार और मामलात को वो लोग देखते हैं। ये कुदरती बात है ना। ये क्यों पॉसिबल है? इट इज़ बिकॉज रिकग्निशन ऑफ टैलेंट। तो इसी तरह मैं बिजनेसमैनों को भी कहता हूँ, हमारे इंडस्ट्री के लोगों को भी कहता हूँ कि आप टैलेंट को आगे लाओ यार। आप बिजनेस के अंदर जिद्दत पैदा करो, नए ख्यालात और नए सोच के लोगों को आगे लेकर आओ। ये तस्ला कंपनी क्या है? मैं तो उसे तस्ला पढ़ता हूँ, TESLA, लेकिन अमेरिका के अंदर ये टेस्ला क्या है? इलॉन मस्क क्या है? आइडियाज है, आइडियाज यार। वो कहता है मैं मरीख पे जाऊंगा, दुनिया पैसा लगाती है। आप अंचोली तक नहीं जा सकते। ये भाई हमारा बाहर खड़ा रहता है, रक्शे वालों से पूछता रहता है अंचोली जाओगे? वो कहते हैं नहीं। वो कहता है मैं मरीख जाऊंगा, लोग पैसा डालते हैं। आप नहीं समझोगे, आप कोशिश करके भी नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। मैं क्या करूं? लेकिन कुछ आप में से लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में मैं चमक देख रहा हूं। जी, आपको मैं देख रहा हूं, देख सकता हूं मैं आपको, आपकी आंखों में चमक है। आप इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। कोशिश करें, काविश करें। यहां पर मेरी ख्वाहिश हमेशा रहेगी, हुकूमत हो, बिजनेसमैन हो, टैलेंट को आगे लाओ, टैलेंट को आगे लेकर आओ, टैलेंट को इंकरेज करो। इन लोगों को आगे लाओ जिनके पास नए आइडियाज हैं। ये इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।